नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड और आज के इस खास प्रोग्राम में हम परीक्षाओं पर बात करेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित हो चुकी है और लगभग सभी प्रदेशों में अगर बात करें बोर्ड परीक्षाओं की तो फरवरी और मार्च महीने में ही बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। और इस बोर्ड परीक्षा में अगर पूरे देश की बात करें तो करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं। और यूपी और मध्य प्रदेश की बात करें तो ये दो बड़े राज्य हैं जहां पर भारी संख्या में परीक्षार्थियों का एक हुजूम रहता है, जो परीक्षा की तैयारियों में अभी से ही जुट चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है और ऐसे में वो तैयारी कैसे करें, उनको ये नहीं समझ में आता है कि तैयारी किस रूप में करें। तो आज इसी खास विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी हैं। आप एजुकेशनल मोटिवेटर भी हैं और आप संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं, यूपी के प्रयागराज निदेशालय में तैनात हैं और आपके पास में एक लंबा अनुभव है। आप समय समय पर विद्यार्थियों को मोटिवेट करते रहते हैं और आप ही की बदौलत आज कितने विद्यार्थियों का कैरियर बन सका है। तो आपका नमस्कार। कैसे सर, जब परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है तो ऐसे में अब कह सकते हैं कि जो काउंटडाउन है शुरू हो चुका है, तो विद्यार्थी सबसे पहले कैसे तैयारी को अपने मतलब अंजाम दें? बिल्कुल आपने सही कहा। लगभग सभी प्रदेशों में परीक्षा की तिथियां घोषित हो गई हैं और अब कम ही समय रह गया है परीक्षा भवन तक पहुंचने के लिए। तो ये जो समय है अब केवल इसके लिए बचा हुआ है कि हमने पूरे वर्ष भर में क्या पढ़ा है, उसको हम कैसे अपने मस्तिष्क में संकलित करके उसे दोहरा लें और अपने परीक्षा भवन में अपनी पुस्तिकाओं में उतारने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। अब केवल इसी पर जुट जाना चाहिए। कई राज्यों के बोर्ड ने परीक्षा पद्धति में बदलाव किए हैं। अब प्रश्न पत्रों का एक बड़ा हिस्सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस से कवर होता है। उसके लिए विस्तृत रूप से पढ़ने की आवश्यकता है, जिसे बच्चों ने वर्ष भर पढ़ा होगा। उसके मेन कंटेंट को रिवाइज करना और विस्तृत रूप से कठिन प्रश्नों को एक बार पुनः दोहराना और तनाव रहित रहना। सबसे बड़ी बात, प्रसन्न मन से अपनी तैयारी में जुटें। निश्चित रूप से परीक्षा अच्छी होगी। तो अगर जब परीक्षा का समय नज़दीक होता है तो विद्यार्थी इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि कुछ कठिन विषय होते हैं। अगर जिस विषय में उनकी रुचि कम है तो वो कठिन हो जाते हैं और जिसमें उनकी रुचि अच्छी होती है तो वो विषय उनके लिए आसान होता है। तो ऐसे में तनाव बढ़ता है और तनाव का प्रबंधन कैसे करें? मैं इस विषय में ये कहूँगा कि कठिन सिर्फ वह विषय है अथवा वो बात कठिन है जिसको हमने तैयार नहीं किया है, जिसको हमने समझा नहीं है। बच्चे वर्ष भर तैयारी करते हैं, जिनकी पढ़ाई में नियमितता रही है, जो लगातार रिवीजन करते हैं, उनके लिए परीक्षा के समय पर कुछ भी कठिन जैसा नहीं होता। उनके सामने केवल टारगेट होता है रिवाइज करने का। हाँ, जिन्होंने वर्ष भर तैयारी नहीं की है उनके लिए ज़रूर ऐसी बातें होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें कठिन हैं। फिर भी सुझाव के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कठिन को तैयार करिए और कठिन को उस समय तैयार करिए जो कि आपके पूरे दिन की चर्या का सबसे अच्छा समय है। आप जैसे मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो सभी चैनल्स का एक प्राइम टाइम होता है और उस प्राइम टाइम पर आप सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ चलाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कार्यक्रम दिखाते हैं। ठीक इसी तरह हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का, हमारे मस्तिष्क का एक प्राइम टाइम होता है और ये बायोलॉजिकली प्रूव्ड है, जो हर व्यक्ति का अलग है। ये हमको पहचानना है।
ये हमारा सुबह 4 बजे से 6 बजे तक है, 6 से 8 है, दोपहर में है, बहुत सारे बच्चों का ये रात में होता है। तो अपने उस प्राइम टाइम को पहचानें। उस समय एनर्जी सर्वाधिक होती है, मस्तिष्क सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, और उस समय का उपयोग बच्चे अपने सबसे कठिन विषयों को पढ़ने, दोहराने और तैयार करने के लिए करें। निश्चय ही बहुत आसानी से वो अपने उन कठिन विषयों को कर पाएंगे। और जो आपका शेष समय है, इसी डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने दूसरे जो प्रश्न हैं उनकी तैयारी करें। और अब तनाव के विषय में जो आपने कहा, तनाव लेने की बात प्रश्न पत्र के सामने आने से पहले कोई महत्व नहीं रखती। हमें तनाव को लेकर कोई पूर्वाग्रह नहीं बनाना चाहिए। कभी कभी प्रश्न पत्र हमारी उम्मीद से कई गुना सरल होता है, और कई बार प्रश्न पत्र हमारी उम्मीद से थोड़ा कठिन होता है जी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि सिलेबस के बाहर कुछ नहीं होता है। सब कुछ किताब में से है, सब कुछ सिलेबस में है। अभी भी समय है, हम प्लानिंग करें, अपने प्राइम टाइम को पहचानें और तैयारी में जुट जाएं प्रसन्न मन से, तो निश्चित रूप से अच्छा पेपर होगा, अच्छी सफलता मिलेगी। अच्छी सफलता मिलेगी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि हर विद्यार्थी चाहता है कि उसकी तैयारी अच्छी हो, उसके नंबर्स अच्छे आएँ। तो नंबर्स अच्छे आने के लिए किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? मैं 2 बातें कहना चाहूँगा आपके इस प्रश्न के उत्तर के रूप में, कि अंक लाना तो प्रश्न को लिखने की स्ट्रेटजी पर निर्भर करता है। प्रत्येक विषय के प्रश्न को लिखने की एक अलग स्ट्रेटजी है। जैसे गणित के सवालों को हल करने का तरीका अलग है, अंग्रेजी को, हिंदी को, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका अलग है, सामाजिक विषय को, विज्ञान के विषयों को लिखने का तरीका अलग है। तो अंक तो स्ट्रेटजी से आते हैं। वो स्ट्रेटजी निश्चित रूप से बच्चों को क्लासरूम्स में और उनके पर्सनल गाइडेंस में बच्चों को बताई गई होंगी। लेकिन जो सबसे कॉमन है उत्तर लिखने की प्रक्रिया में, वो यह है कि हम प्रश्न को ठीक ढंग से पढ़ें। क्या पूछा गया है, अपने उत्तर को वहाँ केंद्रित करें। हमारी भाषा सरल होनी चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और जो वर्तमान करंट नॉलेज और फैक्ट्स हैं उसके साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न का उत्तर उत्कृष्ट श्रेणी का होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे अंक मिलेंगे। अगर ये ध्यान रख कर के हम तैयारी करें तो अच्छे अंक आएंगे। हाँ, दूसरी बात मैं ज़रूर यहाँ पे सब बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि अंकों को लेकर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी तैयारी सबसे अच्छी रखनी है, मेहनत करनी है। अंक अगर उसके बाद भी कुछ कम आते हैं तो इसमें कोई निराशा की बात नहीं है। अब आगे बढ़ने के लिए, स्कूलिंग के बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, अब लगभग हर डिसिप्लिन के लिए आपको एक प्रतियोगी परीक्षा का सामना करना है, उसमें शामिल होना है, और तभी आप किसी भी डिसिप्लिन में आगे बढ़ पाएंगे। तो कोई निराशा की बात नहीं, मेहनत करिए, सबसे अच्छा परफॉर्म करिए, और अंकों को लेकर बहुत परेशान या निराश मत होइए। आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल ये भी होता है कि अंक को लेकर आपने ये ज़रूर बताया कि परेशान ना हो। ये कहीं न कहीं विद्यार्थियों को तनाव से मुक्त करता है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे हमारे गार्जियन होते हैं जो बच्चों से ये अपेक्षा रखते हैं कि उनका बच्चा 90+ अंक लाएगा तो वो अच्छा माना जाएगा, नहीं तो वो समाज में क्या मुँह दिखाएंगे कि अगर उनका बच्चा पढ़ने में अच्छा और अच्छा अंक ना लाए तो वो क्या साबित करेंगे। तो उनके लिए क्या सीख है? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। अंक का अच्छा आना सबकी उम्मीद है जी। जब भी बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है और उसके बाद परीक्षा में शामिल होता है तो अच्छे अंक आए, बच्चा भी चाहता है, विद्यालय भी चाहता है, पेरेंट्स भी चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि अंकों का अच्छा आना वो केवल उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है।
लेकिन इसके आगे कदम बढ़ाने के लिए, कंपटीशन में जाने के लिए, किसी बड़े पोर्टफोलियो पर अपनी पहचान बनाने के लिए अंकों से ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है। तो अगर किसी बच्चे की पूरी मेहनत और पूरी तैयारी के बाद, क्योंकि संयोगवश अनेक ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जैसे परीक्षा के समय में अचानक किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, कोई अन्य दूसरे प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो गई है, परीक्षा भवन में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो गई है, और कई बार ऐसा भी होता है जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो अचानक परीक्षा देते समय भूल जाते हैं। तो इन सब आकस्मिक कारणों से कभी कभी अंक कम भी हो जाते हैं। तो अंकों के कम आने का ये कोई मानदंड या मापदंड नहीं है। हमें देखना ये है कि हमने अपनी तैयारी को पूरी ईमानदारी या निष्ठा के साथ किया है या नहीं। और दूसरा, जैसा मैंने कहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अंक अच्छे आएंगे और आने चाहिए, इसके लिए हमें तैयारी करना चाहिए। लेकिन इसके आगे का जो जीवन है, इसके आगे का जो रास्ता है, वो आपकी योग्यता, आपकी विजडम, आपकी स्किल और आपकी मेहनत से होके जाता है। आपको अंततः प्रतियोगिता के फील्ड में उतरना है। अच्छा, एक सवाल ये भी होता है कि बहुत से छात्र जब तैयारी करते हैं तो उनके मन मस्तिष्क में ये चीज़ें आती है कि वो, उनका सहपाठी कहता है कि नहीं, मैं तो 16 घंटे पढ़ रहा हूँ, परीक्षा नज़दीक आ गई, और कोई ये कहता है कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ। तो एक एवरेज रूप से क्या कोई ऐसा मानदंड है कि उसे कितने घंटा की तैयारी कर रहा था? मैं अपनी उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हर व्यक्ति की अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है और उसी बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग हमारा शरीर संचालित होता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं, कुछ बच्चे अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं। हालांकि माता पिता सबको अर्ली मॉर्निंग ही पढ़ने के लिए कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और पढ़ो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर देखा गया है कि जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं या घर के बाहर रहते हैं वो लेट नाइट स्टडी करते हैं। तो एक तो बायोलॉजिकल क्लॉक अलग है, सेकेंडली कुछ हार्ड वर्क करते हैं, कुछ स्मार्ट वर्क करते हैं। सो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। कोई बच्चा किसी विषय को 4 घंटे में तैयार करता है, कोई 2 घंटे में कर सकता है, कोई 1 घंटे में कर सकता है। डिपेंड्स ऑन मेंटल कैपेबिलिटीज़, किसकी क्या कैपेबिलिटी है, कौन किसको कितनी देर में कर सकता है। तो देयर इज़ नो सेट फार्मूला, इसके लिए कोई ऐसा सूत्र नहीं है कि हमें 20 घंटे ही पढ़ना है, 16 ही पढ़ना है। हाँ, ये हमको स्वयं असेस करना है। हर विद्यार्थी को चाहिए कि वो स्वयं असेस करे कि उसे अपने विषयों को तैयार करने के लिए कितने घंटे चाहिए, और ये असेसमेंट ईमानदारी से करे। तो फिर ये प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो जाएगा कि हमें कितने घंटे पढ़ना है या कितने घंटे में हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी उसकी तैयारी स्कूल के साथ ही चलती रहती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग परीक्षा नज़दीक आने के साथ में जागते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि पढ़ाई का सूत्र है नियमितता। जो नियमित रूप से पढ़ता आ रहा है, अपने काम को करता आ रहा है, तो अपने बोझ को कम करता चला जा रहा है। अगर हम केवल परीक्षा के 1 महीने पहले, या जैसी हम आज बात कर रहे हैं, इस समय कोई चिंता करना शुरू करेगा तो निश्चित रूप से उसके लिए आज पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। लेकिन जो आधा रास्ता तय कर चुका है पहले ही, या लगभग शिखर के नज़दीक पहुंच चुका है, तो उसके लिए बस अब कुछ स्टेप चलना बाकी रह गया है। तो नियमितता का अंतर है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि यदि कोई नियमित नहीं रहा है तो भी अभी समय है, निराशा की बात नहीं है। परीक्षा का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को समझें, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें, स्ट्रेटजी को समझें और उसके आधार पर अपनी तैयारी करें, तो भी अच्छी सफलता मिलेगी।
अच्छा, सबसे जब परीक्षा शुरू होती है, जिस दिन परीक्षा का प्रश्न पत्र छात्र के सामने रखा जाता है, जी। तो वो इस बात को लेकर कई बार क्या है कि वो कुछ कठिन प्रश्नों में उलझ जाते हैं और समय प्रबंधन जो परीक्षा में होता है वो उसको सही ढंग से लागू नहीं कर पाते हैं, तो कुछ प्रश्न छूट जाते हैं। हम्म। कैसे परीक्षा के प्रश्नों को हल करें? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस तरह से हम पढ़ाई का प्रबंधन करते हैं, उसके लिए समय का प्रबंधन करते हैं, ठीक उसी तरह से एग्जामिनेशन हॉल में हमें प्रश्न पत्र को हल करने का भी समय प्रबंधन करना सीखना चाहिए। अब प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए बोर्ड्स अतिरिक्त समय देते हैं। सब बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए कि वो उसे पढ़ें अच्छे ढंग से, पहले प्रश्न को समझें, फिर उसमें ये ढूंढें कौन सा प्रश्न हमारे लिए कठिन है, क्योंकि ये सबके लिए अलग अलग होगा। कौन सा कम कठिन है, कौन सा सरल है, और इसकी सीक्वेंसिंग करें। सरल प्रश्नों को हल करें, कम जो कठिन प्रश्न है फिर उन्हें करें, फिर जो सर्वाधिक कठिन है उन्हें करें। तो परीक्षा भवन में भी एक स्ट्रेटेजी को हमें अपनाना पड़ता है। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं और अपने प्रश्न पत्र को ख़राब करते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो समय का प्रबंधन है, जो प्रश्न आपका है, चाहे वो पढ़ते समय हो, चाहे वो परीक्षा देते समय हो, समय का प्रबंधन निर्धारित होता है हमारे जीवन के उद्देश्य के प्रबंधन से। हमने अपने जीवन का उद्देश्य क्या बनाया है, और हमारा जीवन का उद्देश्य ही सब कुछ तय कर देता है। हमारा तनाव प्रबंधन भी, हमारा समय प्रबंधन भी। हमको आखिर जाना कहाँ है, अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो हमें पता नहीं होता कि हमें कितने बजे उठना है, कितने बजे तैयार होना है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, किस बस में चढ़ना है, कितने बजे हम पहुंच जाएंगे, फिर उतर करके फिर कौन सा हमको लोकल ट्रांसपोर्टेशन ढूंढना है, और कितने बजे तक जिनसे मिलने जा रहे हैं वहाँ तक हमें पहुँचना है। क्लैरिटी ऑफ गोल, जब तक उद्देश्य की क्लैरिटी नहीं होगी, आप कितना ही प्रबंधन करिए, ना तो आप समय को प्रबंध कर पाएंगे, ना अपने तनाव को, ना मन को, ना अपनी भावनाओं को, ना अपनी फीलिंग्स को। वंस यू हैव मैनेज्ड और यू हैव डिसाइडेड योर गोल ऑफ लाइफ, then you will find that everything is managed automatically। आपको जैसे ही लक्ष्य की क्लैरिटी होती है, आपका मस्तिष्क, आपके शरीर की बायोलॉजी, आपके दिमाग का तंत्र अपने आप सिग्नलिंग शुरू कर देता है कि इतना पढ़ना होगा, इतने बजे उठना है, इतने घंटे देना है, बस इतना ही खाना है, इतने बजे सो जाना है। तो मेरा सब बच्चों के लिए, देश भर के सभी बोर्ड के सब बच्चों के लिए मेरा ये सुझाव है कि अपने उद्देश्य को क्लियर कर लें। तो आप देखेंगे कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मैनेजर बनना है, लॉयर बनना है। अगर आप अभी से ये क्लैरिटी कर पाएंगे तो आपकी ये परीक्षा, बोर्ड की परीक्षाएं भी बहुत अच्छी होंगी और आपका सभी बातों का प्रबंधन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब आते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ कि सबसे एक महत्वपूर्ण ये भी एक प्रश्न बनता है कि जब परीक्षा नज़दीक होती है तो कहीं न कहीं हमारे पढ़ाई के घंटे बढ़ जाते हैं और कहीं न कहीं हमारा तनाव बढ़ता है। लेकिन तनाव को नियंत्रित करने के लिए एक अच्छी नींद का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब परीक्षा नज़दीक हो तो हमें कितने घंटे नींद मतलब कितने घंटे की नींद होनी चाहिए? मैं फिर से रिपीट करूँगा कि हमें अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को, अपने प्राइम टाइम को पहचानना है। किसी की नींद 2 घंटे में पूरी हो जाती है, अनेक उदाहरण हैं, किसी की 4 घंटे में, किसी की 6 घंटे में। हाँ, जो मेडिकली सजेस्टेड है वो 6 से 7 घंटे की नींद है। इतनी नींद अगर हम लेंगे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। सामान्य गणना यही है। लेकिन संघर्ष करने के लिए हमारी जो शरीर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके साथ
हमें एक एक्स्ट्रा मैनेजमेंट करना होता है और उस एक्स्ट्रा मैनेजमेंट को समझ करके हमें अपनी पूरी चर्या को पूरा करना चाहिए, समझना चाहिए। और ये थोड़ा थोड़ा सभी का अलग हो सकता है, क्योंकि जीवन में जो उपलब्धियां हैं वो केवल प्लानिंग से नहीं होती, संघर्ष से होती हैं। मैं बच्चों के लिए कहूँगा कि हाथों पर रखकर नसीब क्यों अपना मुकद्दर ढूंढते हो, हाथों पर रखकर नसीब क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। अरे सीखो कुछ समुंदर से, वो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं सब बच्चों के लिए। खूब मेहनत करें, प्लानिंग करें, निराश नहीं हो, प्रसन्न रहें। उनकी परीक्षाएं निश्चय ही बहुत अच्छी होंगी। तो ये थे डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी देश भर के सभी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए। कह सकते हैं कि एक ऐसा संदेश है, एक ऐसी प्लानिंग का एक बेहतरीन उदाहरण आपने पेश किया कि कैसे हमें अपने समय का प्रबंधन करना है, तनाव का प्रबंधन करना है, और जब परीक्षा नज़दीक आ जाए तो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को पहचानना है, क्योंकि हर बच्चे का जो अपना बायोलॉजिकल क्लॉक होता है उसको वो पहचाने और उसके हिसाब से तैयारी करे तो वो बेहतर अंक लाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि अंक अगर थोड़े से कम आ जाएं तो इससे घबराएं नहीं, क्योंकि आगे सारी परीक्षाओं में आपके ये अंक काम नहीं आएंगे, बल्कि आपकी योग्यता और आपकी जो उत्कृष्ट कह सकते हैं सोचने की क्षमता या कार्य करने की क्षमता है, उस पे आपका आगे का करियर निर्भर करेगा। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ड।